अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। लीजिए, आपके +2 बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए। बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा होगा आपका, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सोसाइटी आपके चारों ओर, सोसाइटी नहीं तो हम खुद अपने और चारों ओर की समस्याओं से घिरे हुए होंगे भी। यार अब क्या करें? या कोई आस पड़ोस का आपसे पूछ रहा होगा, भैया +2 तो हो गई, अब क्या करेगा? क्या उत्तर दें उसको? फिर आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा, यार मेरे पास तो आगे की पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सारे बच्चे तो आज के इस सेशन को जरूर देखिएगा, जो धन अभाव के कारण अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, जिनका सपना IAS, IPS, RAS बनने का है। मैं कहूंगा वो तो जरूर देखिएगा इस सेशन को। +2 के बाद में क्या क्या आप कर सकते हो, उसकी आज की अपनी पहली कड़ी के अंदर हम बात कर रहे हैं भी। हम +2 के बाद ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, यानी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यानी BA प्रोग्राम या BA ऑनर्स है, वो आप किस प्रकार से कर सकते हो। अब आपने चारों ओर अपने स्कूल में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक नाम इन दिनों जरूर सुना होगा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और वो है CUET। CUET तो आपको ये समझना है भी ये CUET है क्या, हम उसको समझें क्या है और इसमें क्या होगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं। +2 करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है भी, हम जो केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटियां हैं या उससे एफिलेटेड जो कॉलेज है, वहां से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखें। दूसरा होता है स्टेट यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जो संबंधित जो कॉलेज होते हैं, उनसे अपनी आगे की पढ़ाई है, सफर है, वो जारी रखें। तो ये जो CUET है, इसका सीधा सा संबंध मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर है। देश के अंदर बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और उनसे जुड़े हुए कॉलेज में आप प्रवेश कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में आपको आज जानना है, और वही है CUET, जिसका बहुत ही नाम मात्र का खर्चा है। तो आप अपने सपने सच कर सकते हो अगर आप इस रास्ते का चुनाव करते हो। तो CUET क्या होता था पहले? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर या उनसे जुड़े हुए कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए +2 के जो मार्क्स होते थे वो आधार होता था भी। 12वीं के अंदर बच्चे के कितने मार्क्स आए उसके आधार पर एडमिशन हो जाता था। एक उदाहरण लूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली विश्वविद्यालय। उन्होंने एक रिसर्च की भी, काफी टाइम से भी साउथ इंडिया के बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा आ रहे हैं, जैसे केरल के स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कमेटी बैठाई, पूरा रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा भी वहां का जो +2 बोर्ड का जो मार्किंग सिस्टम है वो बहुत इजी है, तो बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर जिस बोर्ड का मार्किंग सिस्टम दूसरे बोर्ड की तुलना में थोड़ा हार्ड है, तो वो उन 100 में से 100 में से 99 वाले बच्चों को कैसे फाइट कर पाएगा? इसका मतलब वो बच्चा तो कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो बड़े सपने नहीं देख पाएगा। तो इन्हीं बैठकों का दौर चलता रहा और लास्ट में ये डिसीजन हुआ भी हमें बच्चों के अंदर समानता का व्यवहार है वो करना चाहिए उन बच्चों के साथ भी। +2 में बच्चे ने कितने मार्क्स लिए वो छोड़िएगा, +2 के साथ खत्म कर दिए। क्यों बच्चे के ऊपर +2 के बर्डन है वो ज्यादा डाला जाए भी? हाँ, क्यों उसको नंबरों की उस दौड़ के अंदर आगे भगाया जाए? हालांकि कुछ लोग कहते हैं भी अगर ये CUET फॉर्मूला कामयाब हो गया, आगे रेगुलर अच्छे से चला, तो फिर बच्चे +2 में नहीं पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता भी ये इस प्रकार की कोई बात आ गई। क्या हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालकर उसे बाध्य कर सकते हैं भी तुझे पढ़ना ही होगा? क्योंकि कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सबका अपना अपना तरीका है। कई रट्टे मारने में बहुत एडवांस होते हैं और रट कर नंबर ले आते हैं, बोर्ड में लिखना होता है, रटे रटाए आ जाते हैं और मार्क्स बन जाते हैं। और वो बच्चे जो हर चीज को समझते हैं, जिन्हें रटने से परहेज है लेकिन उनके पास अच्छा नॉलेज है, तो क्या ऐसे बच्चे इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे? तो क्या ऐसे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या?
तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भी सब बच्चों के लिए एक ही प्रकार की पिच उपलब्ध करवाई जाए और उसके ऊपर धड़ाधड़ वो अपनी बैटिंग करें। जब एक ही पिच पर सभी खेलेंगे, एक ही एग्जाम से सभी को यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, उससे संबंधित कॉलेज है वो अलॉट होंगे, तो सब में समरूपता आ जाएगी, समानता आ जाएगी और बच्चों के ऊपर +2 बोर्ड का प्रेशर है वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ में ये निर्णय किया गया भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो ये CUET जारी रहेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इस टेस्ट से जुड़ना चाहती है तो वो जुड़ सकती है, लेकिन उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आपको फिर भी बताना चाहूं, 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके साथ साथ लगभग 15-20 दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं जो अलग स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, वो भी इस टेस्ट से जुड़ गई है। तो यानी लगभग 65-66 यूनिवर्सिटियों के लिए उनसे जुड़े हुए कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए ये एग्जाम है वो भारत में हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होगा CUET, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। 2022 में पहली बार हो रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट कौन ले रहा है? वो एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम JEE लेती है, वो जो MBBS का सबसे बड़ा एग्जाम NEET लेती है, जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्जाम होता है NET, उसको एग्जाम, तो यानी इंडिया के बड़े मोस्ट जो एग्जाम है वो इसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिए जाते हैं। तो आपका अंडर ग्रेजुएट जो ये कार्यक्रम है CUET, ये भी NTA द्वारा लिया जाएगा। और आपको बताना चाहूं, ये जो टेस्ट है ये CBT है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप जहां परीक्षा कक्ष में जाएंगे आपके सामने कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, उसके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो पेपर खुलेगा और आपको उसको क्लिक करते जाना है। और उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ क्वेश्चन होंगे, यानी ABCD ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे। मीडियम क्या होगा, कैसे क्या होगा, उसकी बात आगे हम कर लेते हैं। तो यानी ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा, बस इतना ही है भी कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करूं तो लगभग 24-25 सेंटर है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। यहाँ राजस्थान में भी इस के जो सेंटर हैं वो रहेंगे, एग्जाम सेंटर रहेंगे। इसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म 6 अप्रैल को आ गए थे और 6 मई 2022 शाम को 5 बजे तक इसकी भरने की लास्ट टाइम है। हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन हमें उस पर बात नहीं करें तो ठीक रहेगा। अभी भी 6 मई इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम जो होगा वो जुलाई 2022 के अंदर संभावित है। जुलाई के 1st और 2nd वीक के अंदर कभी भी हो सकता है, उसकी निश्चित समय पर अपने को सूचना है वो दे दी जाएगी। अब इतना जितना हमने इजीली इसको देख लिया ना, CUET हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। क्या इसके अंदर सारा जो तरीका बताया गया हमें उसको ही फॉलो करना होगा? लेकिन एक चीज सबसे पहले बार बार जो मैंने कही, एक बार फिर कह देता हूं भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर या उससे जुड़े हुए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब आपको ये एक ही एग्जाम देना है। यूं नहीं है भी अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देना होगा, ऐसा नहीं होगा। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए कॉलेज में प्रवेश का एकमात्र एग्जाम होगा CUET, और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उनके आधार पर, और दूसरा यूनिवर्सिटी के जो रूल रेगुलेशन हैं उनके आधार पर आपका एडमिशन होगा। ये एक छोटी सी बात और समझने की है, लेकिन जो बहुत बड़ी है। हमने कह दिया भी हमने CUET का फॉर्म भर दिया, भैया भरने में आपने क्या तरीका अपनाया उसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद आपको एक जो मार्क्स की जो मार्कशीट है वो आपको ये CUET के माध्यम से NTA आपको जारी कर देगा। अब क्या होगा, सिर्फ ये एग्जाम देने से आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ये भी आप समझिएगा। ये एग्जाम होने के बाद आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। फिर क्या होंगे, सारी यूनिवर्सिटियां हैं वो काउंसलिंग करेगी, उनका शेड्यूल जारी हो जाएगा। भाई जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया है वो आप फलाने दिन आए और अपनी उस मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो लेकर आए और हमें दिखाएं। सबके जो मार्कशीट है वो जमा हो जाएगी और उसके आधार पर वो यूनिवर्सिटी अपनी एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा।
उसके बाद आपका वहां एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा, अगर आप उस यूनिवर्सिटी के नियमों को सही तरीके से फॉलो है वो कर रहे हो। अर्थात इस बात का मतलब है हर यूनिवर्सिटी ने इस सीयूटी टेस्ट के माध्यम से टेस्ट आपको कौन सा और किस प्रकार से देना है इसके लिए रूल और रेगुलेशन अलग से जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम हमें देना ही देना है अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और अगर हम ये एग्जाम नहीं देते हैं तो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में किसी भी हालत में एडमिशन है वो नहीं होगा। पहले तो इसका ये भी है भी हमें एग्जाम देना है। दूसरा, अब आपको ये भी डिसाइड करना है भी ये जो 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय है या कोई स्टेट की जो कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो, ये भी आपको कुछ डिसाइड करना होगा। क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो हो सकता है सीयूईटी के अंदर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए लेकिन आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से वंचित रह सकते हो। जैसे बात करूं राजस्थान के बच्चों की तो ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी जेएनयू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, ज्यादातर राजस्थान के बच्चे हैं वो इन जगह पढ़ना पसंद करते हैं। विशेषकर मैंने देखा है भी अपने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जो बॉर्डर इलाके के बच्चे हैं वो आपको जेएनयू में काफी मिल जाएंगे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को कुछ अतिरिक्त बोनस भी यूनिवर्सिटी अपने जब एडमिशन लेती है उस टाइम कुछ रियायत देती रही है पहले। आगे उसका क्या होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन रिजर्वेशन है जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का जो पूर्व में चला आ रहा है वो भी आगे जारी रहेगा। तो अब हमें इस एग्जाम सिस्टम को समझना जरूरी है। पहले तो हम इस सीयूईटी का कॉमन तरीका क्या है उसकी बात करेंगे, फिर अगर आपने जेएनयू में एडमिशन लेना है तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, बीएचयू में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का जब हम फॉर्म भरें तो उसमें कौन से सब्जेक्ट किस प्रकार से भरने चाहिए ताकि हमें उसका फायदा मिल जाए। या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी, पहले आपको इस सीयूईटी का फॉर्म भरने से पहले अगर आप कोई इच्छित यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाना होगा और उनका क्राइटेरिया देखना होगा भी वो सीयूईटी टेस्ट के स्कोर प्लस उनका उस स्कोर के आधार पर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। क्या आप जिन सब्जेक्ट को लेकर टेस्ट दिया है, स्कोर अर्जित किया है, क्या उसके आधार पर वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम अब इसके पूरे सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोशिश यही कर रहा हूं कि इजी लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे खुद को अच्छे से समझने में टाइम लगा है, सच बता रहा हूं, क्योंकि पहली बार हो रहा है। पहले काफी दिनों से आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बिजी था, फ्री हुआ तो इसके ऊपर रिसर्च की, इधर उधर से जो इसके जानकार थे उनसे बातें भी की मैंने, तब कहीं जाकर मैं इस तरीके से आपको समझाने में मुझे लग रहा है भी मैं कामयाब हो रहा हूं। बाकी आप इसको अच्छे से गौर कीजिएगा। आपका एग्जाम जुलाई में होना है। जुलाई में जो एग्जाम होगा आराम से समझिएगा। जिन बच्चों को इस सीयूईटी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है वो चीज न देखें, लेकिन जो नॉलेज के लिए या रियल में कुछ इससे सीखने के बाद हो सकता है जज्बा जागृत हो जाए, आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन सकते हो। यहां गरीबी और अमीरी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना खर्चे वाली कोई बात नहीं है। आपका एग्जाम 2 पारी में होगा। स्लॉट फर्स्ट यानी पहली पारी, स्लॉट सेकंड यानी 2 पारी। मॉर्निंग शिफ्ट जो होगी वो स्लॉट फर्स्ट की होगी और आफ्टरनून जो होगी वो आपकी स्लॉट सेकंड यानी पारी सेकंड होगी। अगर आप सिर्फ फर्स्ट पारी में आप सिर्फ स्लॉट फर्स्ट को ही देना चाहते हो, अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, अगर आप एक दिन में 2 पारी होनी है, 2 एग्जाम होने हैं, अगर आप एक ही पारी के पेपर करना चाहते हो तो आपको 650 रुपए जनरल कैटेगरी के लगेंगे। ओबीसी से अपने 50 रुपए कम कर ले, एससी एसटी उससे भी 50 रुपए कम कर ले, तो मैंने एक का यहां बता दिया, 650 रुपए लगेंगे। अगर आप सेकंड पारी स्लॉट सेकंड भी देना चाहते हो तो आपको इसके भी 650 रुपए जनरल वालों को देने होंगे, बाकी को 50 रुपए कम देने होते हैं।
और अब आप डिसाइड करोगे भी फर्स्ट स्लॉट देंगे या सेकंड स्लॉट देंगे, यानी पहली पारी का पेपर देंगे या दूसरी पारी का पेपर देंगे, एक बात। और दूसरा, आप दोनों पारी के पेपर दे सकते हो। जब दोनों पारी के पेपर देंगे तो फीस भी दोनों की ही लगेगी। अब एक चीज और यहीं क्लियर कर लें, स्लॉट फर्स्ट और सेकंड में क्या हम फर्स्ट न दें सेकंड ही दे दें, ऐसा नहीं होगा। स्लॉट फर्स्ट तो आपको अच्छे से चूज करना है भी उसमें कौन सा पेपर देना है और कौन सा नहीं देना, उसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, डिसाइड करना होगा। तो स्लॉट फर्स्ट पर तो आपको फोकस करना ही करना है। चलिए आगे हम इस पर और बात कर लेंगे। अब थोड़ा सा स्लॉट फर्स्ट के अंदर आप क्या क्या चीज है वो आपको मिलेगी और उसमें से क्या चीज आपको फॉर्म में भरनी है और उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। आपको मैं बताऊं, स्लॉट फर्स्ट की बात हो चाहे सेकंड की बात हो, यहां एक शब्द और मैं यूज कर रहा हूं और वो है सेक्शन। सेक्शन, आप पारी फर्स्ट या सेकंड छोड़िए एक बार, आपका जो पैटर्न है वो 3 सेक्शन में बंटा हुआ है। फर्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन के अंदर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है। सेकंड में कई यूनिवर्सिटियों ने भी इसको भी बांट रखा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेकंड, फर्स्ट बी और सेकंड बी, थर्ड ए की है। आपको जो यहां इन स्लॉट के अंदर जो सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं वो इन सेक्शन के हिसाब से समझने हैं। आप ए बी छोड़िए एक बार, आप इतना समझिए, फर्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर लैंग्वेज है, भाषा है। कितनी भाषाएं हैं? 13 भाषाएं फर्स्ट ए के अंदर है और 20 भाषाएं जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट बी के अंदर है। सेकंड जो सेक्शन है इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसको डोमेन शब्द, अगर आप इसकी पूरी विज्ञप्ति देखेंगे टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी जिसको डोमेन कहा है वो आपके सेकंड सेक्शन के अंदर है। और थर्ड जो इसका सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, तो 3 चीज हो गई, आपको लैंग्वेज चूज करनी है या आपको सब्जेक्ट चूज करना है या जनरल टेस्ट यानी जीके टाइप जो टेस्ट है उसकी आगे हम बात कर रहे हैं। इन तीनों में से किस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में डिसाइड करना है, ऑल ओवर बात कर रहे हैं सीयूटी टेस्ट की। उन्होंने क्लियर कर दिया भी अधिकतम बच्चा 9 पेपर दे सकता है। 9 पेपर का मतलब हर पारी के अंदर कई पेपर है। जैसे अगर आप फर्स्ट पारी चूज करते हो तो आपको एक लैंग्वेज, एक भाषा सिलेक्ट करनी होगी। आप हिंदी करें, इंग्लिश करें, पंजाबी करें, संस्कृत करें, उसमें पूरी कॉलम खुल जाएगा आप। लेकिन आप यहां पर ये जो भाषा चूज करोगे आपका मीडियम भी वही रहेगा। अगर आपने हिंदी यहां पर चूज की है तो पेपर आपको हिंदी में मिलेगा और साथ में इंग्लिश में भी मिलेगा। हाँ, ये चीज है, लैंग्वेज का पेपर तो लैंग्वेज में ही, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर के अंदर आपको बाईलैंग्वेज यानी यहां जो भाषा चूज करोगे, सब्जेक्ट के जो प्रश्न आएंगे वो इंग्लिश में तो आएंगे, साथ में अगर आपने यहां पंजाबी चूज की है तो पंजाबी में दूसरी भाषा, हिंदी चूज की है तो हिंदी में, इंग्लिश चूज की है तो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा, इंग्लिश। तो पहली पारी में आपको एक भाषा चूज कर सकते हो, 2 कोई भी सब्जेक्ट जो आपने +2 में पढ़े हैं। +2 के अंदर हम सिलेबस की भी बात करेंगे, बहुत आसान है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टेस्ट को फाइट करना और सिलेक्शन करवाना। इस सीयूटी टेस्ट को जो एग्जामिन करने वाली एनटी है उसने खुद कहा भी हर 5 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा। देखिए कितना कम कंपटीशन है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, एक समर्पण भाव जैसा आपने बोर्ड परीक्षा में दिया वो चाहिए, और प्लस कहानी समझ में आ जाए ये जरूरी है। तो एक लैंग्वेज हो गई, 2 सब्जेक्ट, और तीसरा आप साथ में ले सकते हो जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर क्या आएगा, जीके आएगा, यानी इंडिया लेवल की बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी, और साथ में कुछ क्वेश्चन आपको 8वीं तक की गणित के आएंगे, यानी 6ठी 7वीं 8वीं की गणित के कुछ प्रश्न डाले जाएंगे। समझ लीजिएगा जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेन 4 चीजों पर फोकस करवा रहा हूं। इंडिया जीके, जिसमें जनरल साइंस का कोई प्रश्न आ गया, आपकी हिस्ट्री का कोई, वही चीजें जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ी हैं। कोई ये नहीं है भी कोई
आईएएस, आरएएस या किसी पटवारी परीक्षा में आने वाले ऐसे कोई उलूल जुलूल या हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो जनरल जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड से जुड़ी हुई कुछ तथ्य आपसे पूछ लिए जाएंगे, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आ जाएगी और क्लास 8वीं तक की गणित के सामान्य प्रश्न, कोई हार्ड प्रश्न नहीं। तो ये बहुत ही आसान पोर्शन है ये भी। तो एक आप जनरल टेस्ट है वो चूज कर सकते हो। तो कितने हो गए? स्लॉट फर्स्ट 1 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट तो 3 और 1 जनरल टेस्ट, यानी आप फर्स्ट पारी में कोई भी 4 सब्जेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट पारी में कोई भी 4 सब्जेक्ट कर सकते हो। अब बात करें स्लॉट सेकंड में। स्लॉट सेकंड में 2 तरीके हैं, या तो आप 1 लैंग्वेज ले लें, वो लैंग्वेज जो आपने स्लॉट फर्स्ट में नहीं ली उनमें से कोई भी 1 ले लें। 4 सब्जेक्ट, कोई भी 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, डोमेन जिनको कह रहे हैं डोमेन ले लीजिए, या आप कोई 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो यानी सेकंड पारी में आप अधिकतम 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी 5 पेपर कर सकते हो, और फर्स्ट में आप 4। तो इस सिस्टम में यह कहा गया है एक बच्चा चाहे तो अधिकतम दोनों पारियों के अंदर 9 पेपर दे सकता है। अब 9 पेपर, अब आप सोचोगे यार 9 पेपर फिर कितना टाइम होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसको भी समझ लेते हैं। पहले तो सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करने हैं उसकी बात। और एक चीज और बता दूं, जैसे ही हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जेएनयू बीएचयू की तरफ जाएंगे तो वहां पर ये चीजें और कम हो जाएगी। ये भी नहीं करना है। जेएनयू में जाना चाहोगे तो यह भी बहुत बड़ी बात है, इतना ज्यादा भी हम वहां नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझिए, जैसे स्लॉट फर्स्ट के अंदर पहली पारी में 1 लैंग्वेज ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी ले ली, 1 हिंदी लैंग्वेज ले ली। तो आपको बताना चाहूंगा हिंदी के अंदर आपको जो कंप्यूटर के ऊपर आपका जो पेपर खुलेगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, और उनमें से कोई भी 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और प्रत्येक जो इस पूरे 1 सब्जेक्ट को करने का, पहले आपकी जैसे सुबह पेपर स्टार्ट होते ही आपको वहां पहुंचना है। आपका अगर हिंदी पेपर है तो आपके कंप्यूटर पर हिंदी ही खुलेगा, पहले 50 क्वेश्चन खुल जाएंगे। 50 में से जो अच्छे आपको 40 प्रश्न आए वो करने हैं, यानी 10 छोड़ने हैं। और इस 40 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 45 मिनट का समय रहेगा। अब बात आती है इन 2 सब्जेक्ट का, तो सेम हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 करने होंगे, और 1 सब्जेक्ट के 40 प्रश्नों को करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेगी। फिर आप उसका दूसरा सब्जेक्ट करोगे, जैसे अगर आपने एक ज्योग्राफी ली है तो ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम। दूसरा आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन खुलेंगे और 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम। फिर आप ये सोचेंगे इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे शानदार बात जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो ये है, सिलेबस केवल 12th वाला होगा। जो 12th में आपने जो NCERT का जो सिलेबस पढ़ा है इस साल, वो सिलेबस होगा। केवल और केवल 12वीं की किताब से ही प्रश्न आएंगे, 11वीं क्लास का 10वीं 9वीं का नहीं पूछा जाएगा। सब्जेक्ट के जो भी प्रश्न आएंगे वो केवल और केवल 12th क्लास की किताब से ही आएंगे, जो NCERT सिलेबस आपने पढ़ा है। चाहे आप 1 लैंग्वेज की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, हर किसी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 में से 40 करने हैं, और प्रत्येक इन 40 प्रश्नों को करने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 45 मिनट होते ही पेपर अपने आप बंद हो जाएगा, फिर दूसरा खुल जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आप सोचें सर मैंने फर्स्ट में इसमें जीटी भी लिया है, जनरल टेस्ट के लिए भी, यानी जीके वाला और रीजनिंग वाला जो पेपर है वो भी मैंने लिया है, तो उसके लिए आपको टोटल 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 75, और उनमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। 75 में से 60 क्वेश्चन करने होंगे और टाइमिंग रहेगी 60 मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 1 प्रश्न करना होगा। तो समझ गए, चाहे स्लॉट फर्स्ट का पेपर करने का तरीका हो, सेकंड का करने का तरीका हो, संख्या और टाइमिंग ये सेम रहेगी। और प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का रहेगा।
और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन आप सोचे 5 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, यानी 5 आपने 50 क्वेश्चन कर दिए, 50 कर दिए क्वेश्चन इसमें जीटी में, 50 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके कितने नंबर हो गए? 250। और आपने अटेम्प्ट कितने किए थे जीटी के अंदर? जीटी के अंदर आपने 60 अटेम्प्ट किए थे, तो 60 में से 50 सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो एक के हिसाब से कितने नंबर कट गए? 10, तो 240 नंबर। तो यानी नेगेटिव मार्किंग की बात करें, गलत प्रश्न के लिए 1 अंक कटना है, जो कि बहुत ही नाम मात्र का है। तो इस पर तो इससे तो कोई ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। यह बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं आपकी कहानी क्लियर हो रही होगी। जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे उसको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जो बच्चा आप में से जेएनयू में पढ़ना चाहे उसको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बीएचयू में पढ़ना चाहे तो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं ये कहानी कुछ समझ में आई होगी। यहां अब एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए?